नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से बड़ा झटका दिया है। हालांकि पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाती तो दिख रही है, लेकिन इसमें कई किंतु परंतु भी शामिल हैं। एनडीए के दो सहयोगी दल ऐसे हैं जो सरकार बनाने में किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। एनडीए के बहुमत का आंकड़ा पार करने के बाद भी बीजेपी टेंशन में है। अब सरकार बनाने का सारा दारोमदार नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी पर है। दोनों पार्टी के खाते में 15 और 16 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया भी इन्हीं दोनों पार्टियों को लुभाकर एनडीए की तीसरी बार सरकार बनाने से रोकना चाहता है। उधर ममता बनर्जी के रुख पर भी सभी की निगाहें हैं। बंगाल में इंडिया गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने वाली ममता बनर्जी आगे क्या कुछ कदम उठाएंगी? क्या ममता एनडीए को बाहर से समर्थन देकर इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दे सकती हैं? इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। एक रिपोर्ट देखिए पहले। बीजेपी और एनडीए ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 2024 के नतीजे ऐसे आएंगे। तीसरी बार सत्ता की बाट जो रही एनडीए को बड़ा झटका लगा। 400 पार का नारा देने वाली एनडीए 300 पार भी नहीं कर पा रही है। पिछले 2 बार से अकेले अपने दम पर सरकार बनाने वाली बीजेपी इस बार इस स्थिति में नहीं है कि वो सरकार बना सके। लेकिन सहयोगी दलों के सीटों को मिला दिया जाए तो एनडीए बहुमत के आंकड़े को आराम से छू रही है। एनडीए में शामिल नीतीश की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को मिली सीटों को मिला दिया जाए तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। लेकिन बहुमत के आंकड़े से विपक्षी गठबंधन ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में अगर जेडीयू और टीएमसी विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ चली गई तो इंडिया गठबंधन की भी सरकार बन सकती है। साफ है, इस वक्त नीतीश और चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर की भूमिका में हैं। ऐसे में मोदी का तीसरी बार सत्ता में आने का सपना जेडीयू और टीडीपी तोड़ भी सकती है और साकार भी कर सकती है। और यही वजह है कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के टेलीफोन की घंटियां लगातार बज रही हैं। जैसे ही रुझानों से स्थिति साफ हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को फोन लगा दिया, बदले हुए हालात पर चर्चा की। विपक्ष भी उनसे संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया गठबंधन के लिए सबसे आसान टारगेट सीएम नीतीश हैं। हाल ही में इंडिया से पाला बदलकर एनडीए में आए नीतीश कुमार अगर दोबारा विपक्ष की ओर झुकते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश तो सबके हैं। जितनी बार उन्होंने पलटी मारी, शायद ही कोई उनके करीब भी होगा। विपक्ष उन्हें पीएम, डिप्टी पीएम या कोई और बड़ा पद का ऑफर देकर लालच दे सकता है। हालांकि जेडीयू नेता केसी त्यागी ने अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि नीतीश एनडीए के साथ ही रहेंगे। श्री नीतीश कुमार जी कल प्रधानमंत्री से मिलकर के पटना लौटे हैं। हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। हम जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए में अपनी आस्था का इजहार करता है और हम एनडीए में ही बने रहेंगे। वहीं हाल ही में एनडीए से दोबारा जुड़े टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने भी छोड़ने के संकेत तो नहीं दिए हैं, लेकिन उनसे विपक्ष की तरफ से संपर्क साधा जा रहा है। माना जाता है कि चंद्रबाबू नायडू मजबूरी में एनडीए में शामिल हुए थे। सियासी गलियारों की चर्चा के मुताबिक मोदी शाह की जोड़ी ने उन पर कई तरह के दबाव डालकर एनडीए में शामिल होने पर मजबूर किया था। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू मौका मिलने पर एनडीए का साथ छोड़कर विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ आ सकते हैं। हालांकि अभी कुछ भी आधिकारिक नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि ये दोनों पार्टियां एनडीए या इंडिया किसी के लिए भी किंग मेकर की भूमिका निभा सकती हैं। जेडीयू और टीडीपी के अलावा एक और नाम है जो सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है और वो नाम है ममता की टीएमसी का। ममता ने बंगाल में बम्पर जीत दर्ज की है। ममता बनर्जी ने बंगाल में इंडिया गठबंधन से अलग चुनाव लड़ा था। ममता ने कई मौकों पर इंडिया गठबंधन की बैठकों से बहाना बनाकर दूरी भी बनाई है। ऐसे में राजनीतिक पंडित इस बात की भी संभावना जता रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर ममता बनर्जी एनडीए को बाहर से समर्थन दे सकती हैं। हालांकि ये सब कुछ फिलहाल अटकलें हैं, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि सियासत में कुछ भी संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
तो लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम अब लगभग स्पष्ट है। चुनाव परिणाम में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। सीटों की संख्या के मामले में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन उसे सरकार बनाने के लिए अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा। अब सारा दारोमदार गठबंधन की गांठों पर है। पहले विकल्प के आधार पर यदि बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए अपनी सरकार बनाता है तो सरकार की लगाम भारतीय राजनीति के दो अति महत्वाकांक्षी और अप्रत्याशित व्यक्तियों के हाथों में होगी। वहीं दूसरी वरीयता पर विचार किया जाए तो कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया अलायंस के लिए क्षेत्रीय दलों की महत्वाकांक्षाओं को एक दिशा में चला पाना क्योंकि बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य भी होगा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि चुनाव परिणाम सियासी गुणागणित को पूर्ण विराम नहीं दे पाया है। अलबत्ता इसके लिए एक मैदान तैयार कर दिया है। रुझान के समय से ही दावत और बुलावे का जो दौर है वो शुरू हो गया था। वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी साझेदारी को समर्थ बनाए रखने में लगे हुए हैं। तो आज इन्हीं विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे। कई विशेष अतिथि भी हमारे साथ इस चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रवि अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अश्वनी शाही जी भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा जी इस चर्चा में हमारे बीच उपस्थित हैं। इसके साथ ही जेडीयू के प्रवक्ता अनुप्रिया पटेल भी हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुकी हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिंह यादव जी भी चर्चा में हमारे साथ अब से कुछ ही देर बाद उपस्थित होंगे और हमारे साथ एक और राजनीतिक विश्लेषक ममता काले जी भी इस चर्चा में हमारे बीच रहेंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रवि अरोड़ा जी, चूंकि किसी दल को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन चुनाव ही दलों ने गठबंधन बनाकर लड़ा था, ऐसे में एनडीए का बहुमत दिख रहा है, लेकिन बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार की लगाम जो है वो साथियों के हाथ होगी और साथ ही ऐसे जो राजनीति में सबसे अप्रत्याशित लोग हैं, चंद्रबाबू और नीतीश कुमार, क्या कहेंगे? देखिए, यह सचमुच में असमंजस की स्थिति है बीजेपी के लिए। उसका कारण क्या है कि दोनों ही पार्टियां, चाहे आप जेडीयू की बात करें, चाहे आप टीडीपी की बात करें, या अगर हो सकता है ममता बनर्जी से भी बात हो जाए, क्योंकि देखिए राजनीति में कोई अछूत नहीं होता और समय है 5 साल का, और 5 साल के लिए एक स्थायी सरकार देने के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीजेपी, क्योंकि एक कांग्रेस में एक कमी है। अभी भी मैं देख रहा था कि इंडी गठबंधन कल पर बात डाल रहा है कि हम कल बताएंगे, कल मीटिंग करेंगे, कल ये होगा, लेकिन बीजेपी उससे पहले ही कहीं ना कहीं मोर्चा मार लेती है। ऐसा कई बार पहले देखने को मिला है। तो इन फ्यूचर भी मुझे लगता है कि रणनीति उसी समय से शुरू हो गई थी जिस टाइम सवेरे जो है रिजल्ट आने शुरू हुए थे, क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी, चाहे आप टीएमसी की बात करें, चाहे आप जेडीयू की बात करें, या आप बात करें टीडीपी की, यह कहीं ना कहीं पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति पर सवार रहती हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि बहुत सारे डिसीजन इन फ्यूचर जो एनडीए को लेने थे या बीजेपी को लेने थे, उन सब पर विराम चिन्ह लग जाएगा। ये इतना तो तय है, क्योंकि इस बार खुलकर सरकार सत्ता में नहीं आई है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी के नाम का मैजिक तो चला है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि पूरा इंडी गठबंधन में एक तरफ रख दिया जाए, उसके बावजूद भी अकेले मोदी जो बीजेपी ने लिया है बहुमत, मैंडेट जो जनता ने दिया है, उतना भी नहीं कर पाए इंडी गठबंधन। आप कह रहे हैं कि इस बार भी मोदी का मैजिक चला है, लेकिन अगर मैजिक चलता तो आप काशी में हाल देख लिए जी, देखिए काशी में देखे ना कि पिछली बार उनको कितने मत मिले थे और इस बार कितने मत मिले हैं। बिल्कुल ऋषि जी, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए बात ये होती है कि क्योंकि एक प्रधानमंत्री हैं और जो है वहां पर कितना टाइम दे पाते हैं, कितना टाइम नहीं दे पाते, दूसरा बहुत सारी बातें, बहुत सारे फैक्टर्स ने इस बार काम किया। हुआ क्या कि जिस प्रकार से मायावती पूरी तरह से इस बार पिच से बाहर रही, आप देखिए उनका जो वोट बैंक था, जैसे ही आरक्षण की बात हुई तो कहीं ना कहीं एक मैसेज पूरे समाज में गया कि कहीं ऐसा ना हो कि आरक्षण खत्म कर दे, क्योंकि संविधान बदलने की बात हो रही थी, जगह जगह राहुल गांधी जी संविधान लेकर घूम रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक मैसेज था कि संविधान ना बदल दें, तो इसको लेकर भी एक मैसेज था। और उत्तर प्रदेश में जितना टेंट मारा है दोनों युवराजों ने, तो ये अपने आप में सबसे बड़ी बात यह थी कि जो इस जोड़ी ने टेंट मारा है वो सिर्फ इस जोड़ी की वजह से नहीं मिला,
वो ये मिला कि जो यादव के साथ साथ जो अपना मुस्लिम वोट बैंक था, उसके साथ साथ एक जो SC ST वोट बैंक था वो भी इनके साथ जुड़ गया। तो कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को, और आपने देखा पहले ही मतदान के बाद, पहले चरण के मतदान के बाद, ठीक है, नुकसान तो बड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश में तो विशेष तौर पर ये नुकसान जो है वो काफी बड़ा है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें, क्योंकि सुमित मेहरोत्रा जी, इंडिया अलायंस की जो शुरुआती बैठक थी, शुरुआती बैठकों में नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा पर प्रश्न तो आप लोगों ने ही लगाया, लेकिन जैसा आप उम्मीद करते थे कि कोई नेता ममता जी का नाम आगे बढ़ाए, ऐसा हुआ नहीं। अब आगे की योजना क्या रहेगी आपकी? रेजू जी, अभी चुनाव पूरा संपन्न आज पूरा हो जाएगा, तो गठबंधन पूरी तरीके से मीटिंग कर रहा है। जैसे रवि अरोड़ा जी कह रहे थे कि गठबंधन कोई मीटिंग नहीं कर रहा है, कोई प्लानिंग नहीं कर रहा। भाई प्लानिंग कर रहा है, आपको क्यों बताएं अभी कोई जना प्लानिंग क्या कर रहा है। पर हाँ, जिस तरीके से मोदी मैजिक जो कह रहे थे, मोदी मैजिक चला, मोदी मैजिक कहाँ चला? मोदी मैजिक तो फेल हो गया ना। आपके कई केंद्रीय मंत्री हार गए उत्तर प्रदेश में। आप जहाँ कह रहे थे 80 में 80 सीटें जीतेंगे, वो आप हार गए। 400 पार का नारा आप दे रहे थे, उसमें आप नीचे डाउन हो गए। तो आप मुझे बताइए ना, कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं? मोदी मैजिक तो खत्म हो रहा है, अब जनता ऊब चुकी है साहब। और बंगाल जहाँ आप कह रहे थे हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं, क्लीन स्वीप कर रहे हैं, वहाँ बंगाल के लोगों ने आपको बाहर करा था। सर कंप्लीट करें जी, सुमित जी आप अपनी बात पूरी करिए। बंगाल में आपको क्लीन स्वीप करने का था, नहीं करने दिया। जनता समझ चुकी है कि आपके झूठे वादे हैं। तो कई ऐसे बड़े चीजें थी और कई बड़बोलेपन माननीय मोदी जी के थे, जैसे मंगलसूत्र था, कब्रिस्तान है, शमशान है, और कई चीजें ऐसी हैं जो अब की बार माननीय मोदी जी का दिखने लगा था एक गिरावट, तो वो अब शायद दिख रही है। जनता विदाई का समय है। सबसे ज्यादा उम्मीद प्रधानमंत्री अगर जता रहे थे, सबसे ज्यादा भरोसा विश्वास जता रहे थे, तो वो उत्तर प्रदेश और बंगाल की जनता के ऊपर ही जता रहे थे। मैं आपके पास वापस से आऊंगी। अनुप्रिया पटेल जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनुप्रिया जी, क्योंकि जेडीयू से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने वाले दूसरे क्षेत्रीय दल भी हैं, लेकिन चर्चा के केंद्र की अगर बात करें तो चर्चा के केंद्र में आप हैं, क्योंकि एनडीए की सरकार में अहम घटक होंगे आप। लेकिन नीतीश कुमार का इतिहास चर्चा को किसी एक बिंदु पर ठहरने नहीं देता है और ये सभी जानते हैं। अब हम आपसे ही यहाँ पे सुनना चाहेंगे कि आपका जो पक्ष है वो क्या कुछ रहने वाला है। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए के साथ में चुनाव लड़ा था, और जिस तरह से हम चुनाव के पहले इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन किए, और इंडिया अलायंस में हमें लगा कि जब वो सहयोगी दलों का उचित सम्मान नहीं कर रही है, तो हमें यह लगा कि जब हम लड़ाई बिहार को लेकर लड़ रहे हैं, आपने हमसे यह पूछा कि हमारा स्टैंड क्या रहेगा या हमारी नीति बदलती है। देखिए, मैं ये कहूँ कि हम अलायंसेस बदलते हैं, लेकिन हमारी नीति बिल्कुल भी नहीं बदलती है। और हमारी नीति बस यह होता है कि बिहार की जनता का विकास होना, और इसी नीति को बिहार की जनता भी मानती है। इसलिए आज जिस लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि जिसको हमें तीसरे नंबर की पार्टी कह दिया गया या तीसरे पौधान पे रहने वाली पार्टी कही थी, बिहार की जनता ने यह बता दिया कि नीतीश कुमार जहां है, जीत वही निश्चित है। और बिहार की जनता यह बता चुकी है कि नीतीश कुमार जी बिहार के लिए सर्वोपरि हैं, और उनके रहने से ही बिहार की चौमुखी विकास होगी। और आज आप देख रहे होंगे कि आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, कितने वो झूठे वादे कर रहे थे और क्रेडिट ले रहे थे। क्रेडिट का बिहार की जनता को पता है कि अगर नौकरी है तो नीतीश कुमार है, अगर सुरक्षा है तो नीतीश कुमार की बात हो रही है, महिला अगर चौमुखी विकास करे तो नीतीश कुमार जी की देन है। इसीलिए आज हम सबसे मजबूत स्थिति में हैं, और मैं बिहार की जनता को कोटि धन्यवाद देती हूँ। कहते रहते हैं ना कि अगर कोई सबसे ज्यादा पलटू है, सत्ता में इतनी बार कोई नहीं पलटा होगा जितने नीतीश कुमार पलटे हैं, और इसी वजह से ये जो प्रश्न है वो अब लगातार किया जा रहा है और ये प्रश्न उठेगा भी। सुन लीजिए थोड़ा सुन लीजिए। राजनीतिक में कौन किस दल की आप बात कर रहे हैं कि जिन्होंने अपने गठबंधन को बदला नहीं है? आप कांग्रेस को बता दीजिए। कांग्रेस को जो कई राज्य है जहाँ पे कांग्रेस को हमने खत्म किया है, वो क्षेत्रीय दल ही पार्टी थी जो कांग्रेस को खत्म करके आगे बढ़ी है। आज कांग्रेस उनके साथ में है।
तो ये आरोप आपका लगाना ये आपका नैरेटिव है, लेकिन बिहार की मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, नहीं बिल्कुल आरोप लगाने वाली। मैं आपकी बातों को खंडन करती हूँ। तमाम जो दल हैं वो लगातार इस बात को कहते हैं और नीतीश तो खुद मंच से कहते हैं कि अब मैं इधर उधर कहीं नहीं जाऊंगा। उनको क्यों ये बातें कहने की आवश्यकता पड़ती है कि मैं इधर उधर कहीं नहीं जाऊंगा? यानी कि उनको भरोसा नहीं है, उनको लगता है कि कभी भी वो सत्ता का सुख जिधर होगा उधर पलट सकते हैं। मैं वापस से आऊंगी आप गलत है, आप गलत है, मैं आपको सुधार दूं थोड़ा सा कि मुझे सुधारिए मैम, मुझे सुधारने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो पलटते नहीं, अगर वो पलटते नहीं, सम्राट चौधरी से क्यों नहीं मिले? जनता वोट नहीं करती है मैडम, आप समझिए ना कि हम सत्ता के पीछे नहीं भागते हैं, लोग जो गठबंधन के साथी हैं वो सत्ता के पीछे भागते हैं। आप बता मुझे लगता है कि आपको थोड़ा अपनी सूझबूझ और अपने मैं कहती हूँ होमवर्क करके आने की जरूरत है। बिहार में 2005 से अगर मैं चर्चा करती रहूंगी, लंबी चर्चा हो जाएगी और समय काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक है, मैं वापस से आपके पास आऊंगी, वापस से मैं आपको वक्त दूंगी। लोकतंत्र देख रहे हैं आप, तो लोकसभा चुनाव में एक बार फिर सारे एग्जिट पोल जो हैं वो ध्वस्त हो गए हैं। 2004 की तरह 2024 के परिणाम भी उल्टे ही निकले हैं और इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। कई और विशेष अतिथि हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ ममता काले जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिंह यादव जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। शाही जी, उम्मीद तो आप लोग कर रहे थे कि इस बार की जो जीत होगी वो शाही होगी, लेकिन ऐसा हो ना पाया, क्या कारण रहा? कहाँ हो नहीं पाया सेसु जी, कहाँ हो नहीं पाया बताइए? एनडीए आप ही बताइए ना सर। इंडिया अलायंस और 370 की बीजेपी की बात कर रहे थे, 400 पार एनडीए की बात कर रहे थे, कहाँ हैं आप? रेसु जी देखिए, आपने जीत की बात की। भारत के संविधान के हिसाब से 272 ही तो चाहिए, और हमारे पास आपके हिसाब से 295-96 का रुझान है। एनडीए हम लोग पोस्ट पोल अलायंस नहीं, हमारा प्री पोल अलायंस है, और एनडीए के नेता माननीय मोदी जी चुने गए थे। सभी दलों ने मिलकर उनको नेता चुना था और हमारा एनडीए आज विजयी रहा। हाँ, अगर आज जो है बात हो रही है कि अगर हम मान लीजिए कि 2004 और 2009 की बात करते, अगर हम 150 सीट पाते तो आज 240 पाए हैं, तो लोग कहते बहुत भारी उछाल आया है। हमने 400 का टारगेट सेट किया और हम 240 पाए। भारतीय जनता पार्टी इंडिविजुअल की बात मैं कर रहा हूं कि 370 के टारगेट के बाद 240 आया। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में ये होना चाहिए कि नहीं, हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए, लेकिन हम चुनाव जीते हैं और हमने एनडीए की सरकार बनाने के लिए जो है हम दावा पेश करेंगे। अब हम हारे कहाँ हैं? ऐसी बात नहीं है रेसु जी। जश्न मनाइए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लेड सरकार फिर से तीसरी बार बनने जा रही है। और नेहरू जी के बाद लगातार एक पहली सरकार है जो लगातार तीसरी बार जो है सरकार बनाने जा रहे हैं माननीय मोदी, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज ये बताइए ना शाही जी, क्योंकि मोदी की गारंटी पर तो जनता ने भरोसा किया नहीं, ना योगी के प्रभाव का कोई असर हुआ उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप तो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में आपकी इस बार 80 की 80 सीटें पूरी आएंगी। हालांकि अगर एग्जिट पोल की बात करें तो वो आपको 72 सीटें दिखा रहे थे। तो ना योगी के प्रभाव का कोई असर हुआ, मोदी एनडीए के नेता थे और तब बीजेपी अकेले दम पर बहुमत में थी। मोदी की गारंटी पर एनडीए को भरोसा है या नहीं है, ये भी बता दीजिए। मोदी की गारंटी पर जनता जनार्दन है, मोदी की गारंटी पर जनता जनार्दन ने भरोसा किया, तभी तो एनडीए को बहुमत में दिया। आप देखिए, हम केरल में नहीं थे, जनता ने हमको वहां जिताया। उड़ीसा में पहली बार हमारी सरकार बन गई, आपने बधाई भी नहीं दिया। आंध्रा में हमारी सरकार बन गई, आज पहली बार जो है एनडीए की सरकार वहां आंध्रा में बनी है। आपको बधाई देना चाहिए। और अब मोदी जी की गारंटी हम तो आपको 2 दिन पहले ही बधाई दे चुके हैं, हम तो अरुणाचल के लिए आपको पहले ही बधाई दे चुके थे। लेकिन जो आप उम्मीद जता रहे थे, तो हम भी वही उम्मीद जता रहे थे ना, कि जो आप कह रहे हैं 400 पार, तो अगर वो देखने को मिलता तो आपको, क्योंकि बहुत सारी बधाइयां यहाँ पर मिलती हैं, ऐसे नहीं है कि बधाई आपको नहीं मिल रही, लेकिन अब तो यहाँ जोड़ तोड़ की रणनीति की शुरुआत जो है वो भी हो सकती है। इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो भी यहाँ पर चल रही हैं। मैं वापस से आपके पास आऊंगी शाही जी, लेकिन ममता काले जी, जिस तरह से इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों की सीटें बढ़ी हैं, अनुपात की दृष्टि से देखा जाए तो
कांग्रेस के मुकाबले उनकी जीत बड़ी है, लेकिन क्या कहीं कांग्रेस कंप्रोमाइज करने की स्थिति में है कि वो किसी क्षेत्रीय दल के व्यक्ति को चेहरा बना दे? क्योंकि चुनाव तक तो साथ चलना था, तो चल लिए, अब एक आगे चलेगा और बाकी उसके पीछे चलेंगे। पीछे चलने वाली बात पर न ममता राजी होंगी, न शरद पवार राजी होंगे, न स्टालिन और न ही नीतीश। क्या राहुल पीछे चलने को तैयार होंगे? रिशु जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज पहली बार आपके स्टूडियो में आपके चैनल पर डिबेट करने के लिए आई हूं, सो थैंक यू मुझे यहां बुलाने के लिए। तो आज सबसे पहले मैं एक चीज बता देना चाहती हूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो पूरा इंडिया अलायंस है, विपक्ष है, वो किस बात का सेलिब्रेशन कर रहा है। अगर आप पूरे विपक्ष की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आई हैं 233 के करीब, उनको अगर भाजपा के अकेले सीट से कंपेयर करेंगे तो भाजपा की उनसे कई ज्यादा अकेले सीट्स आई हैं। तो इसमें कोई मतलब जश्न की बात ही नहीं है। पहली बात, सीटें जो घट गई हैं उसको भी देखिए ना। नहीं, मैं आपको उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश में तो आप आधे पर रह गए। नहीं, मैं आपको मेरे को आप पूरा करने देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, है ना। अब पहली बात तो ये कोई सेलिब्रेशन, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस और खासतौर पर राहुल गांधी ने वो डायलॉग बड़ा सीरियसली ले लिया है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अरे भैया 272 चाहिए, वो है एनडीए के पास, सरकार उनकी बन रही है, आप कहां, मैं कौन, खामखा वाली बात कर रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं पूरे देश को, आपके जो दर्शक हैं उनको बता देना चाहती हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 1962 के बाद ये पहली बार दोबारा इतिहास हो रहा है जहां पर किसी सरकार ने 2 फुल टर्म करने के बाद तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी में वो है और उनको मेजॉरिटी मिली है। तो ये इसको मतलब किस दृष्टि से लोग देख रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। आप इन्होंने, मैं मानती हूं कि यहां 400 पार का नारा लगा था, तो यहां भी तो 295 पार का नारा लगा था, है ना। तो कंपैरिजन वो होना चाहिए। अब मैं आपकी बात पर आती हूं, जो आपने राहुल गांधी के लिए और बोला कि कौन आगे चलेगा कौन पीछे चलेगा। देखिए, ये जो पूरे का पूरा भानुमति का कुनबा है, ये इसीलिए है कि येन केन प्रकारेण ये वन वर्सेस ऑल किया जाए। अब आप देखिए, आज ही ममता बनर्जी के आपने आई एम श्योर थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट सुने होंगे। उसमें क्या बोला ममता दीदी ने? उन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी ने तो अभी तक मेरे से संपर्क ही नहीं साधा। उन्होंने बोला कि मैंने तो राहुल गांधी को बधाई देने के लिए फोन उठाया, उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाई है। बताइए आप, ये हाल है विपक्ष का, एक दूसरे का फोन नहीं उठा रहे हैं, एक दूसरे पर टॉन्ट कस रहे हैं, अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आप ये लिख के ले लीजिएगा कि जब एलओपी का चयन होगा ना, तो इनमें आपस में सरफुटव्वल होने वाला है। मैं वापस से आपके पास आऊंगी, लेकिन राकेश सिंह यादव जी इस बात को यहाँ पर कह रही हैं ममता काले कि सरकार तो हर हाल में देखिए कैसे भी करके अब एनडीए की बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष इंडिया अलायंस इतना खुश, इतना प्रसन्न क्यों नजर आ रहा है? क्या राहुल गांधी इस बात को मान बैठे हैं कि हार जो जाता है उसी को बाजीगर कहते हैं, हार गए हैं इसलिए वो बाजीगर हैं कांग्रेस पार्टी? देखिए, भाजपा की हालत ऐसी है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। जिस मोदी के दम पे चुनाव लड़ रहे थे, जिस मोदी गारंटी की बात कर रहे थे, जो मोदी देश में किसी नेता को नेता नहीं समझ रहे थे, जो मोदी लगातार ये बोल रहे थे कि जो बोला वही सही, खाता ना भाई, सूपड़ा साफ कर दिया देश की जनता ने मोदी की गारंटी का। ये चुनाव इस बात के लिए था कि संविधान की रक्षा होगी या संविधान बदल दिया जाएगा। देश की जनता ने एक मत होकर भाजपा को उसका असली चेहरा दिखा दिया है कि आप 400 पार नहीं, आप 300 पार नहीं, आप 250 पार भी नहीं। ये हैसियत में लाके इसलिए छोड़ा है कि जो अहंकार और जिस तरह की राजनीति मोदी जी ने पिछले 9 साल में की है, विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की है, संविधान को समाप्त करने की कोशिश की है, संवैधानिक संस्थाओं पे हमले किए हैं, उसका करारा जवाब पूरे देश की जनता ने दिया है। अब मोदी जी अपने उस बीजेपी के साथ बैसाखी लगा के सरकार बना ले बनी, लेकिन अब वो उस स्थिति में नहीं रहेंगे जिस स्थिति में उन्होंने इस देश को तला है, तो देश की जनता ने भोगा है। इससे छुटकारा आज मिल रहा है, इसलिए खुशी मनाने का दिन है, क्योंकि ये दावा इन्हीं का था। 370 अकेले बीजेपी पार और 400 पूरा एनडीए पर। अभी जो आंकड़े हैं अगर आप टीवी पे देखें तो 240 इंडिया है और 287 इनका एनडीए गठबंधन है। कितने लोग अब इनके साथ रहेंगे? गुलामी अब मोदी जी करा नहीं सकते, उनके मंत्रालय छीन नहीं सकते, सबकी अपनी शर्तें रहेंगी। तो अब आने वाले दिनों में बहुत सारे चेहरे आपको बदलते हुए दिखेंगे। ठीक है, शाही जी जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं कि आपके अहंकार को तोड़ दिया है। अरे बहुत अच्छा है, तोड़ दिया है तो अरे कितना, मतलब ये क्या कहा जाता है कि बरसात, क्या जब पहली बरसात होती है तो मेढक देखा है आपने?
हल्का सा अगर 4 बूंदे भी पड़ जाएंगी तो मेढक टर टर करने लगते हैं। वही स्थिति आज हो रही है इंडिया अलायंस की। ममता काले जी ने ममता बनर्जी के बारे में बताया कि उन्होंने राहुल जी ने फोन नहीं उठाया। मैं समाजवादी पार्टी के कन्नौज दफ्तर की बात बता रहा हूँ, वहाँ बोर्ड लग गया, बैनर, अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनाओ। अब बताइए राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? आपने जो सवाल पूछा किसके पीछे चलेंगे स्थितियां। और इन्होंने अभी हमारे मित्र जो है राकेश जी कह रहे थे कि बोर्ड पर देखिए हमारा जो है 233 लगा है, इनका 292 लगा है कि 80 लगा है। अरे भाई, संवैधानिक रूप से भारत के संविधान के हिसाब से 272 पे ही सरकार बनती है, वही बहुमत होता है, बहुमत का आंकड़ा। तो 233 है या 292 है, ये सोचना पड़ेगा। तो ये वही बरसाती मेढक हैं जो टर टर कर रहे हैं, इतना जश्न मना रहे हैं, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या गया है। ये वही उसी दल के नेता हैं जिस दल के नेता राहुल गांधी जी संविधान लेकर घूम रहे थे। स्थितियां इन लोगों के विपरीत है। उसके बाद भी एक रेगिस्तान में जो है एक जानवर चला जा रहा था और उसके एक अरंडी का पेड़ उसके ऊपर उग गया, तो उसने सोचा कि चलो यार क्या करना है, चलो छांव तो हुई। तो ये स्थिति है कि जानवर के शरीर पर पेड़ बच्चों को सुना। चलिए, मंचों से भी प्रचार के समय आप लोग इसी तरह की जो कहानियां हैं वो सुनाते थे और इन कहानियों पर बहुत अधिक भरोसा, बहुत अधिक विश्वास, क्योंकि शायद आप देख रहे हैं जनता ने नहीं किया। आप कह रहे हैं कि 272 सीटें चाहिए। जब 272 सीटें चाहिए तो क्यों लगातार सर धैर्य से सुनिए ना, सर धैर्य से सुनिए। आज तो आपका दिन है ना, आज तो आपका दिन है। आप क्यों इतने बौखला रहे हैं? धैर्य से बात करिए, प्रेम से बात करिए। आप ये बताइए कि 272 की अगर आपको आवश्यकता थी तो लगातार आप क्यों 400 पार का नारा यहाँ पर दे रहे थे? इसके साथ ही क्यों लगातार आप मंचों से इस बात को कह रहे थे कि इस बार उत्तर प्रदेश में तो 80 सीटों पर हम आएंगे और यूपी से दोनों लड़के गायब हो जाएंगे? मतलब ये अगर हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट दे दिया, राहुल गांधी जी की बात छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव ने अभी 2022 के चुनाव में 400 का नारा दिया था। आपने पूछा एक बार भी कि क्यों 111 सीट आ गई? अभी वो कह रहे थे कि हम 79 उत्तर प्रदेश में जीतेंगे और वो 35-36 जीते। तो आपने कहा उनसे कि आपने तो 79 का नारा दिया था। कांग्रेस ने 295 प्लस का नारा दिया, 233 भी नहीं आया। और भारतीय जनता पार्टी जो है आज जो क्लियर मेजॉरिटी में है उसको कह रहे हैं आप लोग कि नहीं, जनता ने मैंडेट नहीं दिया। मैं इस पर बात कर लेती हूँ राकेश सिंह यादव जी, क्योंकि अखिलेश यादव तो लगातार खुद मंचों से ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम 79 सीटों पर जीतेंगे, एक सीट को छोड़कर। काशी सीट को लेकर पहले ही वो अपनी पराजय स्वीकार कर चुके थे और इस बात को लगातार वो मंचों से कह रहे थे। अब शाही जी कह रहे हैं कि 35 सीटों पर आप बराबर आ गए हैं, तो आप तो 79 सीटों पर जीत रहे थे, तो आप भी तो लगातार इसी बात को दोहरा रहे थे ना। देखिए, 3 दिन पहले देश का पूरा चैनल और मीडिया देखेंगे और एग्जिट पोल देखेंगे तो क्या आंकड़े थे सबको पता है, इनको भी पता है, भाजपा के प्रवक्ता को किस तरीके से मैनेजमेंट था सबको पता है। उसके बाद भी पूरा उलटफेर यूपी में हो जाना, मतलब योगी का शासन और प्रशासन जनता को स्वीकार नहीं है, मोदी की गारंटी स्वीकार नहीं है। विपक्ष कहां से उठ के कहां आया है वो बड़ी बात है, वो बीजेपी कहां से कहां आ गई है वो देखने वाली बात है। अगर मोदी की गारंटी थी, मोदी के काम थे, मोदी ने रोजगार दिया था, मोदी ने देश को आगे बढ़ाया था, तो निश्चित तौर पर 400 पार 370 पार होना था। भाजपा तो आज भी बहुमत खुद के दम पे नहीं पा रही है। कितना अंदर है आप खुद देख लीजिए, 35 सीट के लगभग नीचे हैं। तो जब आप खुद का ही बहुमत नहीं ला पाए मोदी की गारंटी में और आप सहयोगी दल की बात कर रहे हैं, तो कैसे आप सहयोगी दल आपका साथ देंगे? क्यों मोदी की सुनेंगे? अब तो नया नेता चुनेंगे बीजेपी में भी, तो नया नेता होना चाहिए जिसके दम पे सीट बढ़ सके। ये तो 400 से 300 के अंदर भी लिया है और 250 के अंदर चले गए। तो ये परिस्थिति आप बीजेपी के अंदर भी निर्मित होना है। मोदी का नेतृत्व तो वहां भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि नया नेता चुनेंगे ताकि इनकी सीटें बढ़ सके, उससे आपको क्या लाभ होगा? आपको तो नुकसान ही है ना, आपको क्या लाभ होगा ये बताइए। हमें एक देश हित में एक ही लाभ है कि मोदी मुक्त भारत चाहिए, ये सबसे बड़ा लाभ है। और वही राहुल गांधी जी ये नारा देते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, मोदी नहीं। अब ये कहेंगे कि आपने तो नारा भी कॉपी कर लिया है इनका। देखिए रितु जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सारा डर
माननीय मोदी जी से है। मोदी जी ने बेरोजगार कर रखा है, भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर डाल रखा है। लेकिन एक बात और है, दो बातें हमारे भाई ने कही कि आपने देखा होगा कि एग्जिट पोल क्या है। एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था मेरे भाई, जिसने किया था उनसे अब बात कीजिए। आप मीडिया पर सवाल उठाइए, उठाते रहिए। एक बात आज स्पष्ट हो गई है कि आज न तो ईवीएम खराब हुई और न लोकतंत्र की हत्या हुई, न संविधान की हत्या हुई। ईवीएम भी ठीक, लोकतंत्र भी ठीक, संविधान भी ठीक। देखिए किस तरीके से अभी कल तक लोग ट्वीट कर रहे थे कि कल वो देखना भाई दंगा कर दिया जाएगा अगर कुछ होगा तो, और 150 कलेक्टर को फोन किया गृह मंत्री जी ने। आज चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे थे। मतलब आज सब चीज ठीक हो गया। यही बताता है कि एक व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, उस व्यक्ति ने सारे भ्रष्टाचारियों पे नकेल डाल रखी है और सब लोग मिलकर उसको हटाने की बात और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, अभी इन्होंने यहाँ पर ये बयान भी दिया है, कह भी रहे हैं राकेश सिंह यादव जी कि हमें तो सिर्फ मोदी मुक्त भारत चाहिए। इस पर भी आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगे। मुझसे जी शाही जी। देखिए मोदी मुक्त भारत इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए वो चाह रहे हैं मोदी मुक्त भारत। मोदी जी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों से लेकर, तृणमूल के भ्रष्टाचारियों से लेकर, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारियों से लेकर सबके ऊपर नकेल और देश के खिलाफ काम करने वालों पर नकेल किया। देश को आगे बढ़ाया, 5वीं अर्थव्यवस्था बनाया। अब तो 4थी हो गए हैं हम लोग, जर्मनी के बराबर हो गए हैं। अब देश में जो है किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में दूसरे नंबर पर ले आए हैं। जीडीपी देखिए 8.3 के ऊपर बढ़ रही है। पूरे विश्व में कोई भी देश का जो 7.5 के भारत बढ़ रहा है, कोई देश 2 से ऊपर नहीं बढ़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रही है। चाहे विदेश नीति हो, चाहे अंदरूनी हमारी नीति हो, निर्यात बढ़ाना हो या हमारे जो है कोई भी सामरिक चीजें करनी हो, सब जगह माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही काम हुआ है और मजबूत भारत, आत्मनिर्भर भारत बना है। तो इन लोगों को चाहिए देश लूटना है। सारे भ्रष्टाचारी चोर तो उधर ही हैं, सब लोग देश लूटने के लिए बैठे हैं। तो एक पहरेदार आ गया है जो इन लोगों को बाहर किए हुए देश लूटने से देश को बचाने की बात किया है। उन्होंने नारा दिया था देश नहीं बिकने दूंगा। इन लोगों ने ये कहते हैं ना कि ये बिक गया वो बिक गया, पूछिएगा इनसे राकेश सिंह यादव जी का टर्म आएगा। HDFC को किसने बेचा था? UTI जो आज एक्सिस बैंक बना है वो किसने बेचा था? और दिल्ली का एयरपोर्ट जो GMR लिखा हुआ था वो कितने सालों से किसने बेचा था? मुंद्रा पोर्ट जब छबील दास मेहता वहां पर मुख्यमंत्री थे, अंबानी को, अडानी को किसने बेचा था? इन लोगों से पूछिए। विनिवेश का गुरु किसको कहा जाता है? जरा पूछिएगा हमारे यादव जी से। तो इसलिए ये सारा चीज है, मोदी ने हम लोगों को बेरोजगार कर रखा है, राहुल गांधी को बेरोजगार कर रखा है, केजरीवाल को अंदर कर रखा है। तो यही है इन लोगों को मोदी मुक्त भारत। ठीक है राकेश सिंह यादव जी, जो बातें अभी यहाँ पर कह रहे हैं शाही जी, जरा इन बातों पर तो आप यहाँ जवाब दीजिएगा ही, लेकिन कई और प्रश्न आपसे हैं क्योंकि साझेदारी की लड़ाई में आप मजबूत होकर आए हैं। और अगर सीटों की हम यहाँ पर बात करें तो सीटों का अनुपात में देखा जाए तो आपके सहयोगियों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, आपसे भी अधिक अच्छा प्रदर्शन आपके सहयोगी करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा प्रदर्शन करने वालों के मनोबल भी कहीं ना कहीं बढ़े हुए हैं और सबकी आकांक्षाएं भी बढ़ी हुई हैं। आपकी योजनाओं में आकांक्षाएं बाधा बन सकती हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं साहिब जी की बात का जवाब दे दूं एक लाइन में कि अगर ये सब जो इन्होंने गिनाया ये अगर किया होता तो भाजपा स्वयं के दम पे बहुमत पा चुकी होती, 60-70 सीट नीचे नहीं जाती। ये एक लाइन में उस बात का जवाब है कि मोदी जी ने क्या किया और जनता ने उसमें क्या वोट किया। अब आप आ जाए अलायंस पे, जो आप बात पूछ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जितने भी अलायंस है जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, राहुल जी ने स्पष्ट अपनी स्पीच में किया है कि कल हमारी मीटिंग होगी पूरे इंडिया गठबंधन की। उसके बाद उस मीटिंग में तय हुआ कि आगे किस तरीके से आगे बढ़ना है, सत्ता में भागीदारी करना है या विपक्ष में बैठना है, कौन कौन से दल और हमारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि ये सब रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत अकेले के दम पे नहीं है, उनके घटक दल है। अब उनके घटक दल कौन से उनके साथ रह सकते हैं या नहीं रहेंगे, नीतीश कुमार जी कल कहाँ रहेंगे, टीडीपी कल कहाँ रहेगी, किसी को नहीं पता है। ये सब अलायंस अगर चेंज होते हैं और जो जादुई आंकड़ा जिसके पास आ जाएगा उसकी सरकार बनेगी और ये 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। और ये कल इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद
सारी बातें स्पष्ट की जाएंगी। बिल्कुल। वो सुन भी रहे थे हम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, और वो कह रहे थे कि सब कुछ हम नहीं बता सकते शाही जी, क्योंकि सब कुछ अगर बता देंगे तो मोदी जी पहले से ही होशियार हो जाएंगे। जी देखिए, अब सब कुछ बताएं ना बताएं ये उनके पार्टी का अपना वो है, भाई अध्यक्ष हैं वो, पार्टी की अंदरूनी चीज होती है उनके। वो लोग अपने जो मीटिंग करेंगे अपनी रणनीति बनाएंगे, उसमें सच्चाई कहा उन्होंने नहीं बताएंगे। मोदी जी तो बहुत कुछ कर लेंगे, हमको करना क्या है, वो अपनी रणनीति बनाएं, उनकी जितनी सीटें हैं। अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राष्ट्रपति महोदय को अब जो एनडीए के नेता हैं उनके एनडीए के नेता को बुलाना है। अब कल रिजल्ट पूरे आ जाने दीजिए। अब हमारे यहाँ जो कैबिनेट का जो वो चुना जाएगा, जो पार्टी का एनडीए का नेता जो है, माननीय मोदी जी को पहले ही लोगों ने चुन लिया है, बुलाना है मोदी जी। उसके बाद वहां जाएंगे, उसके बाद वो क्या कहते हैं अपना हाउस में मेजॉरिटी साबित करेंगे। तो अब इसमें कुछ अब कोई नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको 292, 295 दिख रहा है। और जो ये बात बार बार राकेश सिंह जी कह रहे हैं कि क्यों जाएगा कोई, क्यों नहीं जाएगा, अरे भाई आप ये लोग तो डोरे डालना शुरू कर दिए हैं नीतीश जी पर, चंद्रबाबू नायडू पर, दोनों जगह से खंडन आ गया है। लेकिन अपने दलों के लोगों को भी आप लोग थोड़ा सा संभालिए, उनका भी जो है कहीं आत्मा की आवाज जाग गई तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, राकेश सिंह यादव जी जवाब दे दीजिए इस पर। देखिए, अब आत्मा तो उन्हीं लोगों की जागेगी जिन्होंने 5 साल से तानाशाही सही है, जिनको मंत्रालय दिए गए लेकिन काम कुछ नहीं दिया गया, प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछ के फाइलें साइन होती थी। ये सब भुगता है आपके सहयोगी दलों ने, कई तो छिटक के अकाली दल जैसे बाहर चले गए। अब जो बचे हुए हैं वो इसलिए भाग रहे हैं कि अब उनको ऑप्शन मिल गया है, क्योंकि अब उनको मोदी जी की गुलामी नहीं करना है। इसलिए अब मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे रिजल्ट स्थायी होते जा रहे हैं और आज तक फाइनलाइज हो जाएंगे, उसके बाद समीकरण बहुत सारे बदलेंगे। और अब बदलने के बाद मैं नहीं समझता कि इस देश की जनता ने जो मैंडेट दिया है और जो आपके सहयोगी दल हैं वो भी अब मोदी जी के साथ जाना चाहेंगे। वो एक नई दिशा में एक नए प्रधानमंत्री के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। दूसरे सूत्र कई जगह से बता रहे हैं कि नितिन गडकरी खुद भी दावेदारी कर रहे हैं एनडीए का सर्वमान्य नेता बनने की। अब आप वहां कैसे मुकाबला करेंगे नितिन गडकरी जी से, ये मोदी जी पहले तो वो प्लान करें कि मई अंदर सिर्फ फुटबॉल होने वाली है। अच्छा ठीक है, जिस बात को मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, जरा उस पर भी मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगी। और वैसे भी क्योंकि आपको एनडीए के साथी तोड़ लाने का हौसला है, लेकिन अपने संभावित साथी का नाम बताने से डरते हैं कि उन्हें बीजेपी मैनेज कर लेगी। चलते चलते सर ये भी बता दीजिए कि क्या कुछ योजना है इसको लेकर। देखिए, बहुत साफ योजना है कि नीतीश कुमार जी और टीडीपी ये किसी भी सूरत में मोदी जी के साथ नहीं जाने की स्थिति में ऐसी स्थिति बनती जा रही है। तो वो दो घटक दल अपने आप में बड़े दल हैं, वो अगर इधर शिफ्ट होते हैं तो सबको समीकरण साफ हो जाते हैं। ये बात भी सही है कि राष्ट्रपति सबसे बड़ी पार्टी को बुलाएंगे, उनको बहुमत साबित करना होगा। अब इतनी समझ तो हर राजनीतिक दल में होती है, अगर घटक दल उनके साथ नहीं है तो वो सरकार बनाने नहीं जाएंगे, और अगर हैं तो वो बहुमत साबित करने जाएंगे। वो बहुत कम संभावना अब लग रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बन पाए। हो सकता है अन्य कोई नेता का नेतृत्व बनाने की कोशिश करें। ठीक है, संभावनाएं आप कह रहे हैं कि कम है। राकेश सिंह यादव जी, वापस से मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन शाही जी से इस पर प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। शाही जी, इस बात का जो जिक्र है वो देखिए सुबह से ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले केजरीवाल जब तिहाड़ जेल से बाहर आए थे, प्रचार प्रसार वो कर रहे थे, तो लगातार वो इस बात को कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नाम पर वोट तो मांग रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री वो बनेंगे नहीं। प्रधानमंत्री वो अपने गुजराती भाई अमित शाह को बनाएंगे। और आज सबके जो बयान है वो थोड़े बदले से नजर आ रहे हैं। अब इस कड़ी में जो नया नाम है, आज सुबह से ही नितिन गडकरी का चल चुका है, जिसके बारे में राकेश सिंह यादव जी भी कह रहे थे। इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। भाजपा और एनडीए का प्रधानमंत्री और नेता भी अब अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस तय करें तो भाजपा का वो बड़ा दुर्भाग्य का दिन होगा। ये लोग अपना नेता तय करें भाई। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, कि केजरीवाल जेल से बन रहे हैं, कि अखिलेश यादव बन रहे हैं, कि ममता बनर्जी बन रही है, सरकार इनकी है नहीं, अभी सिर्फ फुटबॉल चालू हो गया है। भाजपा और एनडीए का नेता ये लोग तय न करें। भाजपा और एनडीए अपना नेता तय कर चुकी है, और हम लोगों का एकमात्र नेता मोदी जी को सब लोग चुन चुके हैं। तो इस तरीके से कहने, ये बौखलाहट है इन लोगों की
ये लोग बौखलाए, मैंने पहले भी कहा कि मोदी जी से बौखलाए हुए हैं, तो 100 बातें अभी केजरीवाल जी आए कि उनको योगी जी को हटा देंगे। अरे भाई आप अपनी पार्टी देखो ना, सारे भ्रष्टाचारी जेल में हैं, अपने तो इस्तीफा दे नहीं रहे हो। इस बात को तो अभी भी कहा जा रहा है, इस बात को तो अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो परिणाम आए हैं उत्तर प्रदेश में वो परिणाम सोचे नहीं गए थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं योगी जी का पत्ता कट सकता है। विपक्ष इस बात को कह रहा है अभी भी। कहा है कोई ऑफिशियल बयान आया है किसी का? भारतीय तमाम प्रवक्ता डिबेट में बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। विपक्ष के सर, कांग्रेस तो विपक्ष के क्या तो रहे हैं कि विपक्ष के प्रवक्ता और विपक्ष के राष्ट्रीय नेता जो है सब पैदल हो चुके हैं। सब लोग आज जब अपने बल पर वो लोग भाई इतने लोग मिले, उसके बाद भी उनको मेजॉरिटी 272 की नहीं मिली, तो अनाप शनाप तो बोलेंगे ही बोलेंगे। क्योंकि अभी ममता काले जी बैठी थी, पता नहीं अभी है नहीं शायद हम लोगों के साथ में, उनको कहीं और जाना था जी, तो वो जो है वो भी बोल के गई है। मैंने भी बोला कि 62 के बाद आज पहली बार हो रहा है कि कोई भी प्रधानमंत्री 2 बार अपनी सरकार का पूर्ण कार्यकाल करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। तो इन लोगों के छाती पर तो सांप लौटेगा ही लौटेगा। तो जब सांप लौटेगा तो अनाप शनाप बयान निकलेगा ही निकलेगा। अरे भाई जब उनको ये दिखता कि भाई हमारे आ गए 272, तब वो दूसरी भाषा बोलते। 100 सीट अगर नहीं है इनकी कांग्रेस की और हमारी 240 है, इनकी पूरी 233 सब लोग दिखा रहे हैं और हमारी 240 है, तो उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि सजनी हमहू राजकुमार कि हम भी जो है सरकार बना लेंगे, 240 वाला नहीं बनाएगा। ये है लोकतंत्र। 100 वाला कह रहा है कि हम बनाएंगे और 240 वाला नहीं बना सकता है। वो प्रधानमंत्री बदल दे रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बदल दे रहे हैं। वाह भाई वाह। अरे भाई अपना पार्टी चलाइए, अपना दल चलाइए। जनता ने थोड़ा सा उत्साहवर्धन करने के लिए मौका दिया है आप लोगों को, लेकिन एनडीए को बहुमत दिया है। आप लोग दूर दूर तक नहीं हैं और अभी सर फुटअव्वल करिए ममता जी से लेकर और पहले तय कीजिए नेता कौन होगा, फिर आइएगा बात करने बजाय। ठीक है, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर विनय राय जी भी जुड़ चुके हैं। विनय राय जी, अब तो लगभग जो परिणाम है वो आ चुके हैं, लेकिन अगर हम बात करें सबसे ज्यादा सीटें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसको आप बहुत ही बारीकी से पिछले कई वर्षों से देखते हुए आ रहे हैं। लोकसभा के तमाम चुनाव आपने इस दौरान देखे हैं, लेकिन इस बार जो परिणाम आए हैं इनको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, अक्सर ये देखा जाता था कि जिसकी सत्ता रहती है उसके राज्य में अगर कोई चुनाव होता है तो उसके हक में जाता है। 38 का आंकड़ा जो इस समय समाजवादी पार्टी ने टच किया है, मुझे याद आ रहा है कि जब 2009 का चुनाव हुआ था उस समय परिस्थितियां ऐसी बनी थी कि शायद कुछ बेहतर कर दिया सपा, और अच्छा कर्जा भी बेहतर नहीं कर पाई थी। उस समय उसकी संख्या 21 से आकर रुक गई थी, लेकिन 2004 में उसने इस आंकड़े को टच किया था। 38 सीटें जीती थी और एक एडिशनल जब वो बंगरप्पा को कर्नाटक से उन्होंने टिकट दिया तो 39 सीट जीतने में सपा कामयाब हुई थी। आज की तारीख में एकदम स्पष्ट में कहूंगा, और इसके पहले भी जब चुनाव हो रहे थे उस दौरान भी मैंने आपसे बात जब की तो उसने मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव मुद्दों पर आधारित हुआ है, और खासतौर से व्यक्तिगत मुद्दे, राष्ट्र का मुद्दा, स्वाभिमान का मुद्दा, धर्म का मुद्दा अलग गया है। व्यक्तिगत हमें क्या फायदा मिलने वाला है, और पूरा चुनाव जातिगत समीकरण के इर्द घूमा है। और यही कारण है कि अगर आप ज्यादा दूर न जाए, सिर्फ पहले बनारस लोकसभा सीट जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उम्मीदवार थे, उनके जीत का अंतर घटा है। बगल की सीट पर महेंद्र पांडे जो कि केंद्रीय मंत्री थे वो चुनाव हार गए। आप अगर उसके बगल में आ जाए तो बलिया चुनाव हार गए, गाजीपुर चुनाव हार गए, अम्बेडकर नगर चुनाव हार गए, घोसी हार गए, बस्ती हार गए, और इन सभी सीटों पर अंतिम समय तक राजनीतिक दांव पे खेला गया। आप देखिए कि नारद राय को 48 घंटे पहले ज्वाइन इसलिए कराया गया कि हो सकता है कि जो जीत में बाधा है उसको दूर किया जा सके, लेकिन जनता ने मन बना लिया था कि नेता कहीं जाएंगे, जो मतदाता है उसने जो मन बनाया वहां वोट देगा। तो वो भी राजकिशोर सिंह को बस्ती में ज्वाइन कराया गया, जो कि मुख्य बड़े नेता थे राजकिशोर सिंह बस्ती के। उसके बावजूद लगभग 1 लाख से ज्यादा वोट से हरीश द्विवेदी चुनाव हार गए। तमाम मंत्री चुनाव हारे, अजय टेनी आपके खीरी में चुनाव हार गए, निरंजन ज्योति चुनाव हार गई। केवल मंत्रिमंडल में एसपी सिंह बघेल और पंकज चौधरी और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह, ये 4 को छोड़ दीजिए तो सब लोगों ने अपना एक तरह से नुकसान किया। पार्टी को अब इस पर चिंतन करना है कि जब जातिगत मुद्दा हुआ तो क्यों शिकस्त खाए,
ज्यादातर जगहों पर जो सवर्ण मतदाता व्यापारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता था, इस बार उसने साथ क्यों छोड़ा है? तो हर मुद्दे पर चिंतन करना पड़ेगा। बिल्कुल, पार्टी को चिंतन करने की तो आवश्यकता है ही विनय राय जी, लेकिन सर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी जब मजबूत होकर सत्ता में आई थी तो क्षेत्रीय दल काफी कमजोर हुए थे, लेकिन इस बार तो क्षेत्रीय दल काफी मजबूती से उभरे हैं, आपने देखा। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? और इसके साथ ही क्योंकि जब क्षेत्रीय दल मजबूत होते हैं तो उनके अपने मुद्दे होते हैं और इससे जनभावना को राष्ट्रीय सांचे में ढालना भी कठिन होता है। देखिए, एक तरह से राजीव गांधी के बाद से जब सहानुभूति का चुनाव मिला और एक बहुमत की सरकार बनी 85 में, उसके बाद अगर आप देखें तो कभी भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी दल को नहीं मिला। जनता दल भी आई तो उसके साथ लोग जुड़ कर आए, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। खुद अटल बिहारी वाजपेयी की जब सत्ता बनी थी तो उसके साथ ही गठजोड़ हुआ। नरसिम्हा राव की सरकार थी, देवेगौड़ा की सरकार थी, इंदु कुमार गुजराल की सरकार थी, 10 साल तक मनमोहन सिंह ने सरकार चलाया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए तो बड़े लंबे अरसे के बाद बहुमत की सरकार में और लोगों को लगा कि देश अब स्पष्ट बहुमत देने का आदी हो चुका है। तो कई बार विधानसभाओं में जो अलग अलग राज्यों में हुए वहां भी बहुमत की सरकार बनी। आज की तारीख में गठबंधन की जीत हो गई। अगर टेक्निकली कहे, मॉरली भी कहे, एनडीए पहले बना था, एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि 2014 में 282 सीट जीती और 2019 में उससे 303 सीट जीती, लेकिन आज की तारीख में आप 240 के नीचे जा रहे हैं। ये बड़ा एक चिंता का विषय है, क्योंकि अब आप सरकार कैसे चलाएंगे? आपको गठबंधन के जो पार्टनर हैं उनकी बात सुननी पड़ेगी, उनको मनचाहा मंत्रिमंडल देना पड़ेगा। क्योंकि आपको याद होगा 2019 का परिणाम आया था तो नीतीश कुमार को ये मंत्रिमंडल की सीट मिल रही थी, वो भी मनमाफिक नहीं, जो केंद्रीय नेतृत्व या जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में तय किया वो दी जा रही थी। लेकिन क्या आज की तारीख में चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार को आप मनचाहे तरीके से डील कर सकते हैं? आपको उनकी बातें भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि दो बड़े पार्टनर हैं, उनके समर्थन की बैसाखी से इस सरकार की हुई। जी शाही जी, आऊंगी आपके पास इसके बाद। जी जी सर, कंप्लीट कीजिए प्लीज। ये परिस्थितियां हैं। तो आज की तारीख में लोकतंत्र के हिसाब से गठबंधन बहुमत में आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ताकत घटी है और भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार करना कि जो सबसे बड़ा मजबूत दल था उत्तर प्रदेश, वहां पर शिकस्त क्यों मिली। अभी आपने यहाँ पर विनय राय गठबंधन के फैक्टर को लेकर सर बात की, क्योंकि देखिए हार जीत की जब कसौटी रखी जाती है तो या तो सत्ता पक्ष की नाकामी को कारण माना जाता है या फिर विपक्ष के संघर्ष को लेकर चर्चा की जाती है। लेकिन इस चुनाव में सिर्फ दो ये फैक्टर नहीं थे, बल्कि आगे की यात्रा में जो गठबंधन का फैक्टर है, जिस बात को लेकर अभी यहाँ पर आप कह भी रहे थे, वो गठबंधन का फैक्टर भी कहीं ना कहीं प्रभावी होगा। देखिए, एक लाइटर मोड पे बात कह दूं कि कुछ वर्ष पहले अचानक खबर आई कि गणेश जी दूध पी है और पूरा देश गणेश जी को दूध पिलाने लगा जी। उसी तरीके से जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया की बार 400 पार, वैसे ही विपक्ष ने एक मुद्दा लगता कि 400 पार क्यों चाहिए, कि संविधान बदल देंगे, बाबा साहब का नामो निशान मिट जाएगा। और ये मुद्दा इतना असरदार हुआ कि ग्रास रूट पर जा करके उनके कम्युनिटी को समझाने में विपक्ष कामयाब हो गया। जब तो बाबा साहब का नाम खत्म होने वाला है, वरना सरकार चला तो रही चाहिए, 400 क्यों मांग रहे हैं? इसलिए कि बाबा साहब का नाम हटाएंगे, संविधान बदल देंगे, मनचाहे तरीके से आरक्षण को रद्द कर देंगे। ये परिस्थितियां विपक्ष के मतलब जो मुद्दा होता है कैसे उल्टा पड़ जाता है और विपक्ष कैसे कैच कर लेगा, ये मुद्दा सबसे अहम। दूसरा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बेरोजगारी एक समस्या है। अगर आप रोजगार, भाई जनसंख्या ज्यादा, सबको आप रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन अग्निवीर योजना एक ऐसी योजना थी कि आप पूरे देश में देखिए यूथ आपको सड़कों किनारे दौड़ता हुआ मिलता था। लेकिन अग्निवीर योजना ही तो लोगों को लगा कि और यूथ सामने आएगा क्योंकि इसके ऑप्शन ज्यादा है, भर्तियां ज्यादा होंगी, लेकिन यूथ सड़क से हट गया। उसको लगा 4 साल की नौकरी के बाद क्या होगा, क्योंकि उसको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी को या सिर्फ नेतृत्व को उस समय तय करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बाद में इसको क्लियर भी किया कि 10,000 हम भर्ती करेंगे, उसमें 4,000 को हम कंफर्म रखेंगे, 6,000 को हम बाद में आरक्षण कोटे के साथ हम पैरामिलिट्री में इंगेज कर सकते हैं, हम सिक्योरिटी के जांच एजेंसी दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हो 1 से 4,000 कौन होगा यह स्पष्ट नहीं था। मेरिट के हिसाब से अगर यही तय कर दिया गया होता 1 से लेकर 4,000 तक का जो यूथ है वो कंफर्म माना जाएगा, बाकी 6,000 को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं 4 साल की, कि जिससे भविष्य में भी कहीं आरक्षण का लाभ ले सके, यूथ ज्यादा जागरूक करता है। बिल्कुल सर, कहीं और मेरे सवाल आपसे थे, यूथ के मन में गुस्सा आया, तब तो मैं सेना में नौकरी भी मैं नहीं पा सकता। जी विनय राय जी, कई और सवाल थे जिनको मैं आपसे यहाँ पर समझना भी चाहती थी, लेकिन माफी चाहूंगी, समय का अभाव है। शाही जी बहुत बहुत धन्यवाद। विनय राय जी आपका भी बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।